नमस्कार मित्रों, डॉक्टर संजीव भानावत के चैनल में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आपसे एक छोटा सा अनुरोध, हमारे इस शैक्षिक अभियान को आगे बढ़ाने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और मित्रों के साथ साझा करें। डिजिटल प्लेटफॉर्म हमारे जीवन के अविभाज्य हिस्से बन गए हैं। आज ये डिजिटल माध्यम अपने आप की अभिव्यक्ति के लिए, पारस्परिक संवाद के लिए, सूचनाओं और विचारों के आदान प्रदान के प्रभावशाली मंच बन गए हैं। अब इस बात पर अक्सर बहस होती है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता व्यक्ति का मौलिक अधिकार है। दुनिया भर में किसी न किसी रूप में लोकतांत्रिक देशों में इस अभिव्यक्ति के अधिकार को स्वीकार किया गया है। 24 अगस्त 2024 को जब टेलीग्राम के सीईओ पावेल ड्यूरोव को गिरफ्तार किया गया, तो फिर एक बार बहस छिड़ी कि इस तकनीकी दुनिया में व्यक्ति की सुरक्षा, सरकारों की सुरक्षा और व्यक्ति के अभिव्यक्ति के मौलिक अधिकार में किस प्रकार का पारस्परिक संतुलन अपेक्षित है। चूंकि यह डिजिटल प्लेटफॉर्म सहज अभिव्यक्ति के माध्यम है, व्यक्ति दुनिया के किसी भी कोने में बैठ करके जो कुछ कहना चाहता है, वो इन माध्यमों के उपयोग से अपनी बात को कह सकने में सक्षम है। सरकारी नीतियों या समकालीन समाज की जिन मुद्दों से वो कहीं विचलित होता है, कुछ सोचता है अपनी परिस्थितियों के बारे में, वो अभिव्यक्त करके एक विचार श्रृंखला को शुरू कर सकता है। ऐसे ही दो प्लेटफॉर्म्स हैं, टेलीग्राम और व्हाट्सएप। पोरेल ड्यूरो टेलीग्राम के सीईओ हैं और उनका जन्म 1984 में रूस में हुआ था। जन्म रूस हुआ लेकिन बचपन इटली में बीता, क्योंकि पिताजी वहीं रहते थे। बाद में फिर वो रूस में आते हैं और वो मुख्य रूप में भाषा और संवाद अर्थात कम्युनिकेशन के विशेषज्ञ थे। उन्होंने प्रारंभिक दौर में जब वो मात्र 20-22 वर्ष के थे, तो उन्होंने वीके नाम का एक मैसेजिंग ऐप तैयार किया। वीके अर्थात वी कॉन्टैक्ट, संक्षेप में इसे वीके कहा जाता था। वीके रूस सहित कुछ देशों में इतना लोकप्रिय हुआ कि उसे तो रूस का फेसबुक तक कहा गया। 2011 में सरकार विरोधी आंदोलनों के कारण तत्कालीन रूसी सरकार ने पावेल ड्यूरोव को कहा कि वे उन व्यक्तियों का डेटा दें, क्योंकि ये एक ऐसा माध्यम था जहां व्यक्ति की निजता की रक्षा की जाती थी और सरकार अपने विरोधियों को कुचलने के लिए, विरोधियों का पता लगाने के लिए कई बार इन प्लेटफॉर्म्स के मालिकों को मजबूर करती थी कि वो डेटा उनको शेयर करें। पावेल ने मना कर दिया कि वो डेटा शेयर नहीं करेंगे और अंततः उन्हें देश छोड़ना पड़ा। बाद में उन्हें यूएई और फ्रांस आदि कुछ देशों की नागरिकता भी मिल गई। 2014 में उन्होंने नए ऐप की शुरुआत की अपने भाई के साथ मिलकर के, और उस मैसेजिंग ऐप को हम टेलीग्राम के नाम से जानते हैं, जिसके दुनिया भर में आज लगभग 900 मिलियन ग्राहक हैं। हमारे देश में लगभग 100 मिलियन लोगों ने इस ऐप को डाउनलोड किया है। तो आप ये कह सकते हैं कि ये दुनिया भर में एक लोकप्रिय माध्यम है संदेशों के आदान प्रदान के लिए। व्हाट्सएप और टेलीग्राम, इन दोनों मैसेजिंग ऐप में एक मौलिक अंतर है कि व्हाट्सएप में आपको अपना अकाउंट खोलने के लिए फोन नंबर की आवश्यकता है, जबकि टेलीग्राम ऐप में आप अपने फोन नंबर को प्राइवेट कर सकते हैं। आप चाहें वही व्यक्ति उसे देख पाएगा और आप चाहें तो सभी के लिए अपने नंबर की सार्वजनिक प्रकटीकरण को आप रोक सकते हैं। वहां आईडी से ही आपका अकाउंट खुल जाएगा। टेलीग्राम ऐप क्लाउड बेस्ड है, जबकि व्हाट्सएप डिवाइस बेस्ड है। टेलीग्राम ऐप पर यह आपको सुविधा है कि आप 2 GB का डेटा फोटोग्राफ्स या और भी किसी माध्यम से, वीडियो या और किसी फॉर्मेट से आसानी से अपने मूल रूप में, ओरिजिनल फॉर्म में भेज सकते हैं, जबकि व्हाट्सएप में यह सुविधा नहीं है। टेलीग्राम मल्टी डिवाइस बेस्ड है, हालांकि उसमें से कुछ फीचर्स
अब व्हाट्सएप पर भी आ गए हैं। टेलीग्राम में एक समूह में 2 लाख लोग तक जुड़ सकते हैं, जबकि व्हाट्सएप में लगभग 1000 के आसपास लोग जुड़ सकते हैं। इसलिए टेलीग्राम ऐप दुनिया के अनेक देशों में लोकप्रिय रहा। पोवेल ड्यूरो पर यह आरोप लगा कि वे इस टेलीग्राम ऐप में कंटेंट मॉडरेशन को सही प्रकार से नहीं करते हैं, वे कानूनों की परिपालना नहीं करते हैं। इन पर यह भी आरोप लगते रहे कि टेलीग्राम प्लेटफॉर्म पर लंबे समय से अवैध गतिविधियां संचालित की जा रही है। उसमें ड्रग्स की तस्करी, हथियारों की स्मगलिंग और घृणा फैलाने वाले संदेशों का प्रचार प्रसार किया जाता है। टेलीग्राम का यह दावा है कि उनकी यह नीति है कि वह सार्वजनिक रूप से उपलब्ध सामग्री को ही मॉडरेट करते हैं, जबकि निजी बातचीत को वो मॉडरेट नहीं करते। इसका मतलब यह है कि कई बार ऐसी सामग्री प्रसारित हो सकती है जो हानिकारक हो। टेलीग्राम का रुख हमेशा से ही गोपनीयता और सेंसरशिप के खिलाफ रहा है। इस कारण यह ऐप जो कानून क्रियान्वित एजेंसीज हैं, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज को यह प्लेटफॉर्म प्राय सहयोग नहीं करता है। और ड्यूरोव की गिरफ्तारी का भी मूल कारण यही है, जब फ्रांसीसी सरकार ने इन पर यह आरोप लगाया कि इनके प्लेटफॉर्म में कंटेंट मॉडरेशन ठीक तरह से नहीं होता है और इस प्लेटफॉर्म पर चाइल्ड पोर्नोग्राफी से लेकर के अनेक तरह की अवैध गतिविधियां संचालित की जाती है। फ्रांसीसी पुलिस की नजर पालेव पर काफी समय से थी। उनकी गिरफ्तारी 24 अगस्त को फ्रांस के बॉर्गेट हवाई अड्डे पर की गई, जब वे अपने प्राइवेट जेट विमान से वहां आए थे। और ऐसा माना जाता है या ऐसा कहा जा रहा है कि उनके साथ उनकी एक मित्र जूली भी थी। यह भी कहा जा रहा है कि उस रहस्यमयी महिला ने उन्हें हनी ट्रैप में फंसाया है। वह महिला पोवेल के साथ के अपने फोटोग्राफ्स और उनका वो पूरा विवरण सोशल मीडिया पर अपडेट करती रही है। अपने इंस्टाग्राम अकाउंट में उन्होंने दावा किया है कि वो गेमिंग और क्रिप्टो लवर है। उसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं मिलती है। कुछ लोगों का मानना है कि वह एक खुफिया एजेंट है और पावेल को गिरफ्तार करने के लिए यह जाल बिछाया गया है। अब पावेल से उन्हें क्या लाभ मिलने वाला था, इसकी विस्तृत जानकारी अभी नहीं मिली है। पावेल को गिरफ्तार करने के बाद रूस और फ्रांस में तो कूटनीतिक युद्ध शुरू हो ही गया है। जहां रूस ने पावेल को एक राजनीतिक कैदी के रूप में सुविधाएं देने की मांग की है, वहीं यूएई ने भी उन्हें समस्त कानूनी सुविधाएं या सेवाएं उपलब्ध कराने की बात कही है। इस गिरफ्तारी ने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से जुड़े हुए प्रश्नों को एक बार फिर हमारे सामने उठाया है। अब सरकारें डिजिटल मीडिया पर प्रसारित होने वाली सारी सामग्री की जिम्मेदारी उन डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के नियंत्रकों पर डाल रही है, जबकि टेलीग्राम के अधिकारियों का यह कहना है कि सरकारें बजाय उन्हें गिरफ्तार करने के, उनके कर्मचारियों को गिरफ्तार करने के, इन अवैध गतिविधियों को रोकने का प्रयास करें। पावेल स्वयं किसी भी अनैतिक धंधे में लिप्त नहीं है। उनका तो सीधा सीधा ये मानना है कि टेलीग्राम यूरोपीय संघ के सभी कानूनों की परिपालना करता है। ड्यूरेव की गिरफ्तारी इस बात का संकेत है कि अब विभिन्न देशों की सरकारें ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के मालिकों और उनके संचालन को नियंत्रित करने वालों के लिए कड़े कदम उठाने जा रही है। इन प्रयासों से सूचनाओं का अनियंत्रित प्रवाह बाधक होगा। जो सूचनाएं हम प्रसारित करना चाहते हैं उन पर भी लगाम लग सकती है, क्योंकि टेलीग्राम की मुख्य विशेषता उसकी गोपनीयता ही है, जो उसे दूसरे प्लेटफॉर्म से अलग करती है। यदि सरकार उस पर नियंत्रण बढ़ाएगी तो उसका सीधा असर उसके यूजर्स पर पड़ेगा, जो अपने संवाद की प्राइवेसी को बनाए रखने के लिए इस प्लेटफॉर्म का उपयोग करते हैं। रूस ने भी 2018 में टेलीग्राम पर प्रतिबंध लगाया था, लेकिन 2020 में यह प्रतिबंध उठा लिया गया था। 2022 में जर्मनी ने $5 मिलियन का जुर्माना इस प्लेटफॉर्म पर किया था।
2024 में भारतीय एजेंसीज ने भी टेलीग्राम को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की है कि जुलाई 2024 में नीट के पेपर लीक में टेलीग्राम प्लेटफॉर्म का उपयोग किया गया था। सेबी ने भी ये आरोप लगाया है कि इस टेलीग्राम प्लेटफॉर्म पर किस तरह से एक फर्जी ग्रुप बनाया गया और उसके माध्यम से फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस में घोटाला किया गया। आईटी मंत्रालय ने भारत के गृह मंत्रालय से भी इस संदर्भ में विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। आज टेलीग्राम की नेटवर्थ लगभग $16 बिलियन के आसपास है। तो आप कल्पना कर सकते हैं यह ऐप आज दुनिया में कितना लोकप्रिय हो रहा है। विभिन्न देशों के नागरिकों के मध्य संवाद का ये एक प्रभावी माध्यम है। अब यह एक प्रश्न हमारे सामने खड़ा हो गया है कि क्या टेलीग्राम ऐप बंद हो जाएगा? क्या सरकारें व्यक्ति की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को इस प्रकार से कुचलने लगेंगी? और क्या दूसरी ओर ये प्लेटफॉर्म भी अपने व्यापक सामाजिक सरोकारों के निर्वहन के लिए कहीं आगे आएंगे? यह गिरफ्तारी इस सवाल को खड़ा करती है कि विभिन्न देशों की सरकारें किस सीमा तक इन प्लेटफॉर्म्स को नियंत्रित करेंगी, और यदि सरकारें मनमाने तरीके से इन्हें नियंत्रित करेंगी और इनके अधिकारियों को गिरफ्तार करेंगी, सेंसर करेंगी, तो यह अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर सीधा हस्तक्षेप होगा। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से सूचनाओं का यह प्रवाह बाधित होगा, जो एक लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए खतरे का संकेत है। निश्चय ही आने वाले समय में डिजिटल प्लेटफॉर्म्स और सरकारों के बीच में टकराहट बढ़ेगी। टेलीग्राम जैसे प्लेटफॉर्म जो गोपनीयता की सुरक्षा और सेंसरशिप के विरोध में खड़े होते हैं, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाइयों में और अधिक वृद्धि होगी और इसका अप्रत्यक्ष प्रभाव अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर पड़ेगा। आशा की जानी चाहिए कि तकनीक का जिस तेजी के साथ विकास हो रहा है और आम आदमी के जीवन में इसका हस्तक्षेप बढ़ रहा है, वो उन व्यक्तियों और देशों की सुविधा के लिए हो, दुविधा के लिए नहीं। और विभिन्न देशों के कानूनों के माध्यम से या विभिन्न देशों की वैधानिक व्यवस्था के तहत ये प्लेटफॉर्म्स काम करते हुए जहां एक और अपनी सामाजिक सरोकारों और जिम्मेदारियों का एहसास करेंगे, वहीं दूसरी ओर आम आदमी के अभिव्यक्ति के स्वतंत्रता के अधिकार की रक्षा के लिए न सिर्फ ये प्लेटफॉर्म्स वरन किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में काम कर रही सरकार भी उतना ही सम्मान प्रकट करेंगी तथा आपराधिक तत्वों से निपटने के लिए अपनी व्यवस्था को और अधिक कारगर बनाने की दिशा में सजग सचेत होंगी। धन्यवाद, शुभकामनाएं, जय हिंद, जय भारत।